नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर में स्वागत है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मानचित्र प्रक्षेप की चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीए एमए में सिलेबस है, तो उन सभी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। ये हमारा टॉपिक लगभग 3 या 4 क्लासों में कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग केवल सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप कितने प्रकार के हैं, इस प्रकार से जानेंगे। मानचित्र प्रक्षेप गोलाकार पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कि यदि ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब में प्रकाश की सहायता से एक कागज पर छाप छोड़ी जाए, प्रकाश की सहायता से एक छाप छोड़ी जाए तो ये इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि एक समतल कागज पर बनकर तैयार होगा, तो इसे हम मानचित्र कहेंगे। और ये क्या है? ये ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब वो है, ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक मॉडल है, मॉडल बनाया गया है जिसमें काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं से आप लोग परिचित होंगे। ठीक, तो वही है कि प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े के पर्दे पर दिखाना होता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि सिनेमा घरों में एक प्रोजेक्टर लगा होता, प्रोजेक्टर से एक दीवार पर छाप छोड़ी जाती है, क्योंकि वहाँ पर पूरी फिल्म या मूवी दिखाई पड़ती। उसी प्रकार से पृथ्वी ग्लोब है, ग्लोब के अंदर लाइट जला दिया जाए तो जो इसके ऊपर देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसी एक दीवार पर या किसी कागज़ पर छप जाएंगी। इसकी अब हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो एमए या बीए वालों को लिखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इरविन रेज महोदय ने कहा है कि अक्षांश वृत्तों तथा यामात्रों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके, यानी अक्षांश वृत्त और यामोत्तर मतलब देशांतर का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके, प्रक्षेप कहलाता है। वहीं जॉन बिगॉट महोदय ने कहा है कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को, यानी ग्लोब की अक्षांश यानी जो ग्लोब है उसकी जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं उसको कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। वहीं एफ.जे. मॉन्कहाउस ने कहा है कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा यामात्रों का जाल रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो इतनी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे ग्लोब पर काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इसको किसी समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाए तो वो मानचित्र प्रक्षेप बन जाता है। ठीक है, तो मानचित्र के प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ग्लोब था ही, हमारे पास ग्लोब था, ग्लोब का निर्माण हो गया था, तो प्रक्षेप को मानचित्र प्रक्षेप को बनाना क्यों आवश्यक हो गया? तो हम जानते हैं क्यों आवश्यक हो गया कि ग्लोब के समस्त भाग को एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता। क्योंकि जैसे ग्लोब है और ग्लोब पर दृष्टिपात किया जाए तो देखते हैं कि इसके हम केवल एक भाग को देख सकते हैं, यानी आधे भाग को देख सकते हैं और आधे भाग को नहीं देख सकते हैं। इसी कमी को देखते हुए यानी ग्लोब के समस्त भाग को एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता, अर्थात ग्लोब के धरातल का एक समय में आधे से अधिक भाग दिखाई देता है, इसीलिए मैं प्रोजेक्शन की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात देखते हैं कि आकार बड़ा होने के कारण ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना
कठिनाई होती, क्योंकि ये ग्लोब जो है इसको जेब में रखना नहीं रख पाएगा और ये कहीं बॉल की तरह या बड़ा होगा तो इसको ले जाना भी समस्या क्रिएट करता है। तो इसी को कागज़ पर यदि उतार दिया जाए और मानचित्र बना लिया जाए तो उसको मोड़ कर जेब में रख कर कहीं भी लिए जा सकता है। इसलिए ये भी आवश्यक कारण था। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी मापन कठिन हो जाता है, क्योंकि ये स्फेरिकल है। यदि हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान की यदि हम दूरी माप करें तो अच्छी प्रकार से मापना कठिन हो जाता है। तो एक ये भी कारण रहा। दूसरी बात, पृथ्वी के किसी छोटे भाग को वृहत मापनी पर दिखलाने के लिए ग्लोब के आकार में इतनी वृद्धि करनी पड़ती है कि ग्लोब का प्रयोग ही असंभव हो जाएगा। यदि उसको हम किसी किसी छोटे भाग को वृहत मापनी पर बनाएं, जैसे इंडिया ही है, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है ग्लोब में। जब हम इसको वृहत मापनी पर बनाएं तो जो ग्लोब होगा वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जब ग्लोब बड़ा बनाना पड़ेगा तो उसको इधर से उधर ले जाने में, दिखाने में बहुत कठिनाई होगी। तो एक ये भी कारण रहा। वहीं मानचित्र की तुलना में ग्लोब की रचना में अधिक धन व्यय होता है, क्योंकि बॉल की तरह क्रिएट करना पड़ता है, उसको फिर उस पर चिपकाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो धन भी व्यय होता है। एक ये भी कारण रहा। उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण ग्लोब की तुलना में समतल सतह पर बने मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि समतल सतह पर बनाया गया कोई भी मानचित्र पृथ्वी की आकृति का यथार्थ चित्रण नहीं करता। जिस प्रकार से पृथ्वी है उसका यथार्थ चित्रण नहीं करता। जिस प्रकार नारंगी के छिलके को सतह जगह जगह पर काटे बिना समतल पर सही सपाट नहीं फैलाया जा सकता, ठीक उसी तरह गोलाकार पृथ्वी का समतल सतह पर विकृत रहित चित्रण संभव नहीं है। जैसे एक नारंगी है, मतलब एक नारंगी है, ऑरेंज है यानी संतरा है, उसके बक्कल को यदि छील दिया जाए, उसको जो बक्कल को छीला जाएगा तो इस प्रकार से यदि उसको धरातल पे फैला दिया जाए तो वो एकदम सटीक से नहीं फैलेगा, वो कहीं ना कहीं फट जाएगा, ये बीच में दरारें पड़ जाएंगी, पूर्ण रूप से नहीं फैलेगा। वही इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। यदि हम इसको ग्लोब को यदि हम खोल के ऐसे चारों तरफ फैला देंगे वो सही आकार नहीं बैठ पाता है, तो कहीं ना कहीं विकृति पैदा हो जाती है। ठीक, तो अब ये समझ में आ गया कि मानचित्र मैप प्रोजेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मानचित्रों को विभाजित करने के लिए तीन आधार माने जाते हैं। प्रमुख रूप से तीन आधार हैं। एक तो प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, रचना विधि के अनुसार और उनके करैक्टर यानी गुण के अनुसार। हम बात करेंगे प्रकाश के अनुप्रयोग प्रक्षेपों का वर्गीकरण, यानी प्रकाश के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाएगा उसकी बात करते हैं। प्रकाश के आधार पर मानचित्रों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है कि जो प्रकाश है उससे दो प्रकार से मानचित्र बनाए जाते हैं। एक तो है संदर्श मानचित्र प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। प्रकाश की सहायता से बनाए गए, देखो इसमें कहा कि प्रकाश की सहायता से बनाए गए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। यदि कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज संदर्भ मानचित्र प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन, तो इतना भी यदि आंसर लिख देते हैं कि प्रकाश की सहायता से बनाए गए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में अक्षांश, वृत्तों तथा यामात्रों यानी देशांतरों के जाल पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उसकी छाया को किसी समतल सतह पर स्थानांतरित करते हैं। इसके पश्चात पेंसिल अथवा फोटोग्राफ के द्वारा अक्षांश, वृत्तों तथा देशांतरों की इन छायाओं का स्थायी चित्र प्राप्त कर लिया जाता है। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि यदि ग्लोब है, ग्लोब के अंदर यहीं लाइट फिट कर दी जाए तो जो उसकी ऊपर चारों तरफ से
जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है वो किसी दीवार या कागज़ पर उसका छाप पड़ेगी, तो उस पर यदि उसको पेंसिल या उसकी फ़ोटो क्रिएट करके उसको मानचित्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वहीं यह चीज़ बताई गई है। अब देखो, जो प्रकाश है उसको प्रकाश रखने के आधार पर, यानी मानचित्र यानी ग्लोब के अंदर रखा जाए, ग्लोब के बीच में रखा जाए या ग्लोब के कुछ दूरी पर रखा जाए, इन आधारों पर 3 आधार हैं प्रकाश को दिखाने पर कि किस प्रकार से मानचित्र प्रक्षेप बनेगा। उनका नाम अलग अलग हो जाता है। जब प्रकाश पृथ्वी के केंद्र पर स्थित हो तो उसे नौमोनिक प्रक्षेप कहते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा ग्लोब है, ये ग्लोब है और ये हमारा केंद्र है, ग्लोब का केंद्र है। यदि यदि प्रकाश पृथ्वी के केंद्र पर स्थित हो, यानी यदि यहाँ से प्रकाश डाला जाएगा तो इस प्रकार से किरणें बनेंगी, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए क्या होगा, इस प्रकार से जो प्रकाश जाएगा वो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा है इस प्रकार से जाल बन जाएगा। तो ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, 60 और 30। तो इस प्रकार से ये मैप बनकर तैयार हो जाएगा। ये अभी आगे चर्चा की जाएगी। तो ये जब बीच में प्रकाश रखा जाता है तब मानचित्र प्रक्षेप बनाया जाएगा, तो उस प्रक्षेप को नौमोनिक प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, अगली बात देखते हैं कि जब प्रकाश को ग्लोब के व्यास के एक सिरे पर रखा जाता है तो जब उस प्रकार के प्रक्षेप बनते हैं तो उसे स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप कहा जाता है। देखते हैं कि ये ग्लोब है और ग्लोब के एक छोर पर, एक सिरे पर प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश रखा हुआ है और ये हमारा ऐसे लाइटिंग होगी। जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, वो इस प्रकार से इसकी किरणें निकलेंगी और किरणें क्या, ये जो हमारी अक्षांश देशांतर रेखाएं वो इस प्रकार से छप जाएंगी। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा। इस प्रकार से ये भी एक मानचित्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो इस प्रकार से छाया द्वारा मानचित्र बनता है, प्रोजेक्शन बनता है, तो उसे स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। जब प्रकाश ग्लोब से बाहर अनंत दूरी पर स्थित हो, कोई दूरी न हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो उसे ऑर्थोग्राफिक या लंब रेखीय रेखीय प्रक्षेप कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनते रहते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप क्या है, लंब रेखीय प्रक्षेप का उदाहरण क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप का उदाहरण क्या है। तो इस प्रकार नौमोनिक प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सिंपल है, जब इनको देखेंगे आप, जो मैप प्रोजेक्शन है, जब इनको रचना करेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि यहाँ से प्रकाश निकला है तो किस प्रकार से कौन सा प्रक्षेप बन रहा है। वो जब हम अभी बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप कैसे बनेंगे कि जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और प्रकाश कहीं अनंत से आ रहा है, ऐसे कहीं अनंत से आ रहा है, तो इस प्रकार से हमारा मैप प्रोजेक्शन बनकर तैयार होगा। ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये धीरे धीरे ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से जो मैप प्रोजेक्शन बनेगा तो उसे हम ऑर्थोग्राफिक मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। यह समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं और प्रयास करूँगा। ठीक है, अब आता है असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप, नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शंस। संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए गए मानचित्र प्रक्षेप, यानी जो मैंने अभी संदर्भ मानचित्र की बात की है कि उस प्रकार से जो मैप प्रोजेक्शन बनाए गए हैं
उसमें कुछ गणितीय विधियों के द्वारा गणितीय विधि लगा दिया जाए, ज्यामितीय विधि लगा के उसमें कुछ संशोधन करके उसमें कुछ रूप को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उस प्रकार के मानचित्र असंदर्भ मानचित्र कहलाते हैं। इसका मेन पर्सपेक्टिव यह है कि जो प्रकाश की सहायता से वो डायरेक्ट नहीं बनाए जाते हैं, प्रकाश की सहायता से तो मानचित्र वो बना दिए गए हैं, वो तो हो गए संदर्भ मानचित्र, और उन्हीं में गणितीय विधियों के द्वारा संशोधन करके उद्देश्य के अनुसार बना दिए जाते हैं, तो उस प्रकार के जो मैप प्रोजेक्शन है वो असंदर्भ प्रकार के मैप प्रोजेक्शन कहलाते हैं, असंदर्भ प्रकार के कहे जाते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना में संशोधन की विधि तथा सीमा मानचित्र प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य पर निर्भर करती। मैंने अभी यही बात कही कि वो अपने उद्देश्य के अनुसार संशोधन किया जाता है, क्योंकि असंदर्भ मानचित्र प्रक्षेपों को आवश्यकता अनुसार यथाकृतिक, समक्षेत्र अथवा शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने वाला बनाया जा सकता है। यथाकृतिक यानी जैसी आकृति है उसी प्रकार की सेमाकृति, समक्षेत्र समान क्षेत्र है, और शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करे, इस प्रकार से उद्देश्य वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। जैसे हम मान लें मार्केटर प्रोजेक्शन, तो जो मार्केटर प्रोजेक्शन है वो बेलनाकार प्रोजेक्शन का एक उदाहरण है, जो संशोधित रूप से बनाया गया, उसे असंदर्भ मानचित्र कहा जाता है, ना कि संदर्भ मानचित्र। जब हम अभी आगे बात करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा आधार है वो है रचना विधि के अनुसार प्रक्षेपों का वर्गीकरण। रचना यानी किस प्रकार से उनकी रचना की जाती है, उस आधार पर उनका वर्गीकरण। तो रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो शंकु प्रक्षेप कॉनिकल प्रोजेक्शन, बेलनाकार प्रक्षेप सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, खमद्ध प्रक्षेप जेनिथल प्रोजेक्शन, और रूढ़ प्रक्षेप कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। इन्हें परंपरागत प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, परंपरागत प्रक्षेप भी कहा जाता है। अब हम एक एक को समझें कि शंकु प्रक्षेप क्यों, बेलनाकार प्रक्षेप क्यों, खमद्ध प्रक्षेप क्यों और रूढ़ प्रक्षेप क्यों नाम दिया गया। देखते हैं कि जो शंकु प्रक्षेप है उसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे ये ग्लोब है, इस प्रकार से ये ग्लोब है, और ग्लोब पर एक जो हम लोगों ने भेल पूड़ी खाई होगी, तो वो लोग ऐसे पेपर मोड़ के इस प्रकार से बना देते हैं कि वो किसी ऐसे रखा जा सकता है, यानी उसको गोल करके इस तिकोना बना के ऐसे रख दिया जाए। ये कागज है, इसको ऐसे रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का रूप ले लेता है। इस प्रकार से कागज इसके ऊपर मोड़ दिया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, प्रकाश लगा दिया जाता है। तो प्रकाश जो होगा वो ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो इस कागज पर चमकेंगी, इस कागज पर प्रोजेक्ट होंगी, प्रक्षेप होंगी। तो ये जो इसको जब हम खोल कर देखेंगे इसको, तो ये इस प्रकार से कुछ बन के तैयार हो जाएगा, इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी और ये देशांतर रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्शन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा इसे कहा जाता है कोनिकल प्रोजेक्शन। ये कोन की तरह दिखाई पड़ता है, शंकु की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको शंकु प्रक्षेप कहा जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि ग्लोब में जब हम किसी एक कह सकते हैं एक पोल से हम उसको ढकते हैं कोन बना के, तो वो इस प्रकार से आकृति बन के तैयार हो जाती है। तो इस प्रोजेक्शन को शंकु प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। अब शंकु प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। शंकु प्रक्षेप के डिटेल के बारे में इसके लिए हम एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे। शंकु प्रक्षेप क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, और इन पर किन किन देशों के मानचित्र बनाए जा सकते हैं, इनकी हम चर्चा अलग से करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि बेलनाकार प्रक्षेप सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है,
और ग्लोब को एक कागज़ में लपेट दिया जाए, यानी ये कागज़ ले लें और इसको हम ऐसे, समझ में आ गया होगा, इसको कागज़ में ऐसे हम ग्लोब को लपेट दिए। अब इसके अंदर प्रकाश है, प्रकाश किस पे पड़ेगा, इस ये जो कागज़ लपेटा गया है, कागज़ फोल्ड करके कागज़ लपेटा गया है, उस पे प्रकाश पड़ेगा। यदि हम इस कागज़ को खोलें, जब हम इस कागज़ को खोलेंगे तो इस प्रकार से कुछ लंबाकार टाइप से कागज़ खुल के तैयार हो जाएगा, जिसमें इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनकर तैयार हो जाएंगी। ठीक, यदि हम इस कागज़ को इस कागज़ जो कागज़ ये लपेटा हुआ है, इसको जब हम खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, आयताकार आकृति बन जाएगी। कहीं कहीं जिस प्रकार से आपका ग्लोब का साइज होगा उस प्रकार से आकार बन के तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें बेलनाकार प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक, तो बेलनाकार प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि बेलनाकार प्रोजेक्शन कैसे बना है। अब इसके अगली क्लास में हम इसके बेलनाकार प्रोजेक्शन की विशेषताएं और प्रकार और इनके यूज के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं खमद्य प्रक्षेप। खमद्य प्रक्षेप क्या होते हैं? ठीक, इसमें क्या होता है कि जो एक ग्लोब है, ग्लोब के किसी एक ध्रुव पर कागज़ रख दिया जाता है, चौकोर इस प्रकार से रख दिया जाता है, इसमें प्रकाश डाला जाता है। जो प्रकाश होता है वो इस प्रकार से इस कागज़ पर छप जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं छप जाती हैं और इसी को हम हूबहू ऐसे बनकर ये तैयार हो जाता है। ये हो गई अक्षांश और ये हो गई देशांतर रेखाएं, इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाता है। इससे हम किसी एक गोलार्ध को एक बार में दिखा सकते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्शन होते हैं वो जेनिथल प्रोजेक्शन यानी खमद्य प्रक्षेप कहलाते हैं। तो ये भी बात स्पष्ट हो गई होगी कि खमद्य प्रक्षेप कैसे बनते हैं। वही हम रूढ़ प्रक्षेप की बात करते हैं कि जो रूढ़ प्रक्षेप हैं, ये जो रूढ़ प्रक्षेप हैं ये मॉडिफाइड प्रक्षेप हैं, यानी गणितीय विधियों द्वारा संशोधन करके इनको तैयार किया जाता है। जैसे मालवीय प्रक्षेप ये रूढ़ प्रक्षेप का उदाहरण है। गोलीय प्रक्षेप, यानी ये जो आगे प्रक्षेप हम रूढ़ प्रक्षेप प्रोजेक्शन हैं, इनकी हम बात अलग से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के प्रोजेक्शन, जो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि प्रोजेक्शन कितने आधारों पर बांटे जाते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। ये छोटी क्लास में पूछा जा सकता है, बीए या एमए में लिखित रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम इनके विशेषताएं यानी गुण के आधार पर चर्चा करेंगे। गुण के आधार पर प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो गुण के अनुसार प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू मेरिट। कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, ये बात सत्य है कि क्योंकि सभी में कुछ न कुछ विशेषताएं अलग से रहती हैं, इसीलिए उद्देश्य के अनुसार बनाए जाते हैं। तो कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, किसी एक उद्देश्य के लिए वो संपूर्ण होता है, जिस उद्देश्य के लिए वो मानचित्र बनाया जाता है। किसी सर्वगुण संपन्न प्रक्षेप में 5 विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? तो शुद्ध आकृति प्रदर्शित करता हो, वो शुद्ध शेप को दिखाए, शुद्ध एरिया को दिखाए, शुद्ध डायरेक्शन को दिखाए, शुद्ध मैप को दिखाए यानी शुद्ध मापनी को दिखाए, शुद्ध स्केल को दिखाए। रचना संबंधी सरलता हो, यानी जो हम उसको निर्माण करें तो सरल रूप में बनकर तैयार हो, यानी जो ज़्यादा कठिनाई महसूस ना हो। इनमें से प्रथम 3 बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शुद्ध प्रदर्शन, शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध दिशा। इन 3 बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है। ठीक, तो इन्हीं आधार पर हम 3 की चर्चा करेंगे। अतः गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप 3 मुख्य वर्ग होते हैं। एक है यथाकृतिक प्रक्षेप, आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। एक तो ये बीए या एमए में या प्रैक्टिकल्स में पूछ लिया जाता है, और दूसरी बात है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट
नेट, जेआरएफ, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एग्जाम्पल दे दिया जाता है। जैसे मार्केटर प्रोजेक्शन हो गया, मौलवी प्रोजेक्शन हो गया, ये ऑप्शन में दे रखा होता है। उसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से यथाकृतिक प्रक्षेप का कौन सा उदाहरण है। ये क्वेश्चन अभी यही बात करें तो यथाकृतिक प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई हरियाणा में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरी अपेक्षा यही है कि आप इस क्लास को देखिए, समझिए और एक या दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कभी गलत ना हो। ठीक है। तो यदि मानचित्र पर धरातल के किसी भी छोटे से छोटे भाग की वही आकृति आती है, यानी जो जो कह सकते हैं कि ग्लोब पर आकृति बनी हुई है किसी स्थान की, और वही आकृति, वही शेप यदि मानचित्र पर आ जाता है हूबहू उतरकर, तो उसे ही यथाकृतिक प्रक्षेप कहा जाता है। उस क्षेत्र को ग्लोब है तो उस मानचित्र प्रक्षेप यथाकृतिक या अनुरूप कहा जाएगा। यथाकृतिक प्रक्षेप की दो प्रमुख लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? इन प्रक्षेपों पर बने मानचित्रों प्रत्येक स्थान पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ग्लोब पर समकोण पर काटती हैं। यानी इन प्रक्षेपों पर बने मानचित्र प्रत्येक स्थान पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं एक दूसरे को क्या काटेंगे? समकोण पर काटते हैं। एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है? ये विशेषता भी पूछ ली जा सकती है, यथाकृतिक प्रक्षेप की कौन सी विशेषता है? किसी भी यथाकृतिक प्रक्षेप पर समस्त ग्लोब को एक ही मानचित्र प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। यानी कोई भी यथाकृतिक प्रक्षेप है, समस्त ग्लोब को एक ही मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, किसी एक पार्ट को प्रदर्शित किया जा सकता है यथाकृतिक रूप में। जैसे मार्केटर और त्रिम्यू प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप के उदाहरण हैं। तो ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि मार्केटिक प्रक्षेप किस प्रक्षेप का उदाहरण है, तो यथाकृतिक प्रक्षेप का उदाहरण है। मानचित्र पर शुद्ध आकृति व शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने के लिए यथाकृतिक प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है। यदि शुद्ध आकृति और शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करना है तो यथाकृतिक प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण: वायु दिशा, महासागरीय धाराएं, परिवहन मार्गों को दिखाने के लिए यथाकृतिक प्रक्षेप पर रूपरेखा मानचित्र का चयन किया जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे वायु दिशा, महासागरीय धाराएं, परिवहन मार्गों को दिखाना हो तो यथाकृतिक प्रक्षेप पर रूपरेखा मानचित्र का चयन किया जाता है। कैसे? जैसे यथाकृतिक प्रक्षेप क्या होते हैं, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। यदि ग्लोब है, ये ग्लोब है और यहाँ पर हमारा इंडिया है, इस प्रकार से इंडिया है, और यही इंडिया का जो वर्तमान शेप है, जो वर्तमान हमारा आकार है, उसी प्रकार से यानी जो हमारा शेप है वो वही रहे, शेप है वो वही रहे, और उसका जो साइज है बढ़ जाए, कोई फ़र्क नहीं। साइज के यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो शेप, उसका जो शेप है वो उसी प्रकार का बना रहे, तो वही यथाकृतिक, यानी जो आकृति है, ये त्रिकोणीय आकृति है ग्लोब पर, तो वही मानचित्र पर त्रिकोणीय आकृति बने। ये चौकोर आकृति है ग्लोब पर, तो मानचित्र पर भी चौकोर आकृति बने। यही आकृति जब सेम मानचित्र पर बन जाती है तो उसे ही यथाकृतिक मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे समक्षेत्र प्रक्षेप की, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने मानचित्रों में सर्वप्रथम सर्वत्र क्षेत्रफल शुद्ध रहता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है शुद्ध रहता है, वही रहता है जो ग्लोब पर रहता है वही मानचित्र पर रहता है। इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई तथा दूसरी दिशा में घटी हुई होती है। मापनी घट बढ़ सकती है पर जो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो समान रहता है, जिसके फलस्वरूप मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, किंतु उसकी वास्तविक आकृति में, शेप में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक दिशा में मापनी के परिवर्तन से उत्पन्न क्षेत्रफल की क्षति को दूसरी दिशा
के मापनी के परिवर्तन से पूरा कर दिया जाता है। यद्यपि इन ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई चौड़ाई एक दूसरे से भिन्न है तथापि उनके क्षेत्रफल समान हैं। सेंसन, फ्लेमिस्टीड, सिनुसाइड प्रक्षेप, मालवीड प्रक्षेप तथा ऐसे प्रक्षेपों के उदाहरण हैं जिन पर बने मानचित्रों में क्षेत्रफल की शुद्धता रहती है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एक तो सिनुसाइड प्रक्षेप और एक मालवीड प्रक्षेप, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। वितरण मानचित्र बनाने के लिए समक्षेत्र प्रक्षेपों पर बने रूपरेखा मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। समक्षेत्र से तात्पर्य यह है कि इसमें जो क्षेत्रफल होता है वो समान रहेगा, उनका जो शेप है वो बदलता रहेगा। जैसे कि ये वर्ग है जिसका 1 किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर जो है इसकी भुजा है, वही इसका जो क्षेत्रफल 1 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इसका क्षेत्रफल वही रहेगा और इसका जो है शेप चेंज हो जाएगा। ये 1/2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ही 1 किलोमीटर स्क्वायर ही रहेगा। वहीं हम और इसका चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर और ये 1/3 किलोमीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल 1 किलोमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो उसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल तो बराबर है पर इसका जो साइज है जो शेप है वो चेंज रहता है, साइज में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार के जो प्रक्षेप हैं वो समक्षेत्र प्रक्षेप कहलाते हैं। वहीं शुद्ध दिशा प्रक्षेप की बात की जाए तो मार्केटर प्रक्षेप तथा खम्बत प्रक्षेप बने मानचित्रों में दिशा शुद्ध रहती है। इसमें जो डायरेक्शन होता है वो सही होता है, जिस प्रकार से ग्लोब पर होता है उसी प्रकार से मानचित्र पर दिखाया जाता है। शुद्ध दिशा से हमारा तात्पर्य यह है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त होती है। तो ठीक है, समझ में आ गया शुद्ध दिशा प्रक्षेप क्या है। हम लोग अब अगली जो क्लास होगी उसमें डिटेल से सभी प्रक्षेपों को पढ़ेंगे, उनका महत्व क्या है इन सबको जानेंगे। तो आज हमारी यही क्लास रहेगी और जो चीज़ें समझ में नहीं हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आज के लिए धन्यवाद।